Hello viewers, welcome to my YouTube channel. My name is Manhar Kaur and this is part 3 explanation of challenges of nation building. इस वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं जिनको आप सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. The process of nation building did not come to an end with partition and integration of princely states. Now, the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian states. हमारा जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था वो पार्टीशन के साथ या प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन या उनके यूनिफिकेशन के साथ ही एंड नहीं हो गया था. अब हमारे आगे हमारे लीडर्स के आगे एक और मेजर चैलेंज आया और वो था कि उनको इंटरनल बाउंड्रीज बनानी थी इंडियन स्टेट्स की. The boundaries had to be drawn in a way so that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. अब बाउंड्रीज़ को किस तरह से बनाना था? हम लोगों को जो हमारे लीडर्स थे उनको बाउंड्रीज़ को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाना था. लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेजेस के बेसिस पे या फिर अलग अलग कल्चर के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल जिस एरिया में पर्टिकुलर कल्चर फॉलो हो रहा है उनके अकॉर्डिंग उनका अलग स्टेट और बाकी का अलग. तो इससे ये था कि उधर भी यूनिटी रहती, वो अपने कल्चर प्रैक्टिस कर सकते और इस वजह से इंडिया को जो है लैंड ऑफ डाइवर्सिटी भी कहा जाता है. ड्यूरिंग कलोनियल रूल द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन आइदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और सिंपली एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द टेरिटरीज रूल्ड बाय प्रिंसली पावर्स. कलोनियल रूल के टाइम पे जो हमारी बाउंड्रीज थी वो प्रॉपर नहीं बनी हुई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बाउंड्रीज़ बनाई. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या फिर जैसे उनको ठीक लगा उन्होंने बाउंड्रीज़ ड्रॉ कर दी. बट वो जो हमारे लीडर्स थे उनके लिए उनको सही नहीं लगा. उन लोगों ने इन बाउंड्रीज़ को आर्टिफिशियल माना. Our national movement had rejected these divisions as artificial and promised the linguistic principle as the basis of formation of states. In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, the principle was recognized as the basis of reorganization of the Indian National Congress Party itself. जो हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ था, जो हमारा नेशनल स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस को लेकर, उस टाइम से ही जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने इन बाउंड्रीज़ को आर्टिफिशियल माना और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इंडिपेंडेंस मिलते ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे बाउंड्रीज़ बनाई जाएगी. इनफैक्ट जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, उसमें भी जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ये जो मैटर था इसको इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी. Things changed after independence and partition. Our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. अब हमें पता है कि इंडिपेंडेंस मिलती तो पार्टीशन हो गया और उसके बाद काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमारे लीडर्स के सामने आई क्योंकि पार्टीशन ऑलरेडी सेपरेटिज़म क्रिएट कर चुका था. फिर उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स ने भी अपनी डिमांड्स रखी. तो इस वजह से बहुत कुछ बदल गया था पार्टीशन के बाद और इस वजह से हमारे लीडर्स को लगा कि अगर लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए तो इससे फर्दर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, फर्दर हमारे इंडिया डिवाइड होने की चांसेस रह सकती है. फिर यूनिटी कहाँ पे जाएगी? इस वजह से उस टाइम ये मेजर चैलेंज आया था. इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ टेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस्ड. The central leadership decided to postpone matters. The need for postponement was also felt because the fate of the princely states had not been decided. Also, the memory of partition was still fresh. हमारे लीडर्स को लगा कि अगर हम लोग बाउंड्रीज बनाने पे ध्यान देंगे तो फिर हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कब ध्यान देंगे? उस पे फोकस करना उस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी था. और पोस्टपोनमेंट इसलिए भी करना ज़रूरी था क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी थी. अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि उनको फ्लेक्सिबल अप्रोच दी गई थी और इसी तरफ जो पार्टीशन था उसकी मेमोरी भी अभी लोगों के माइंड में फ्रेश थी. तो इस वजह से उस टाइम पे लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज बनाना हमारे लीडर्स को सही नहीं लगा. दिस डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड पीपल. ये जो डिसीजन था, ये जो लोकल लीडर्स थे और जो लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा, वो इसके अगेंस्ट में थे.
Protests began in the Telugu speaking areas of the old Madras province, which included present day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala, and Karnataka. जो हमारा तेलुगु स्पीकिंग एरिया था मद्रास में, वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ। अब ओल्ड मद्रास में और भी बहुत सारे स्टेट्स इंक्लूडेड थे, यानी कि जो आज का तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, केरला और कर्नाटका, ये सब भी ओल्ड मद्रास प्रोविंस के पार्ट थे। द विशाल आंध्र मूवमेंट, एज द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्र वॉज कॉल्ड, demanded that the Telugu speaking areas should be separated from the Madras province of which they were a part and be made into a separate Andhra province. इस वजह से एक विशाल आंध्र मूवमेंट डिक्लेयर हुआ जिसके अंदर उन्होंने सेपरेट आंध्र बनाने की डिमांड रखी। Nearly all the political forces in the Andhra region were in favor of linguistic reorganization of the then Madras province. और काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल फोर्सेस थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोकल लीडर्स थे, वो सब फेवर में थे कि हाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही बाउंड्रीज बननी चाहिए। द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वैसिलेशन। पोती श्रीरामलू, अ कांग्रेस लीडर एंड अ वेटेरन गांधीयन, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. इस वजह से इस मूवमेंट को बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला और एक मेजर लीडर बाहर सामने आए जिनका नेम है पोती श्रीरामलू। ये कांग्रेस लीडर थे और इनको वेटेरन गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि फास्ट अंटिल डेथ इन्होंने डिक्लेयर कर दिया और इस वजह से 56 डेज के बाद इनकी डेथ हो गई। दिस कॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्र रीजन। इसकी वजह से ये जो मूवमेंट है वायलेंट हो गया। पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक टू द स्ट्रीट्स, मैनी वर इंजर्ड और लॉस देयर लाइफ्स इन पब्लिक फायरिंग। पुलिस फायरिंग, जो पुलिस फायरिंग थी उसके अंदर काफ़ी सारे लोग इंजर हो गए, काफ़ी ने अपनी जान खो दी। तो इस वजह से उस टाइम सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी वीकेंड से। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेचर्स रिजाइन देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट। मद्रास में जो काफ़ी सारे लेजिस्लेचर्स थे उन्होंने अपनी जो सीट्स थी, अपनी डेसिग्नेशन थी, उससे भी रिज़ाइन कर दिया। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि सेपरेट आंध्र कब डिक्लेयर हुआ था कि नाउ आंध्र इज़ अ सेपरेट स्टेट, तो वो है दिसंबर 1952 में। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country. These struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953 to look into the question of redrawing the boundaries of states. अब अगर आंध्र को सेपरेट बना दिया और बाकी सारे जो प्रोविंसेस थे, अगर उनको बाकी सारे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज के बेसिस पे नहीं बनाया गया, तो फिर वहाँ पे भी चांसेस थी वायलेंस की और अलग अलग प्रोटेस्ट की। इस वजह से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया 1953 में, ताकि वो प्रॉपर तरीके से रीड्रॉ कर सके जितनी भी बाउंड्रीज हैं उनको। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956। दिस led to the creation of 14 states and 6 union territories. इस वजह से जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, और उसके बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। पर अब हमारे लीडर्स के आगे और सभी लोगों के आगे क्वेश्चन था कि क्या अब हमारी कंट्री यूनाइटेड रह पाएगी। इट वॉज होप्ड दैट इफ़ वी एक्सेप्ट द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन्स द थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड। और हमारे यहाँ पर ये बहुत अच्छे से वर्क किया गया, क्योंकि जैसे ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे बाउंड्रीज बनाई गई उसके बाद लोगों को एक लगा कि हाँ यहाँ पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही है। इस वजह से डेमोक्रेसी कंटिन्यू रही और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम की गई, क्योंकि लोगों ने जो डिमांड्स उठाई, उनके जो राइट्स थे, उनको फुलफ़िल किया गया। अब हमारे बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। ऑन 15 अगस्त 1947, Mahatma Gandhi did not participate in any of the Independence Day celebrations. He was in Kolkata in the areas
which were torn by gruesome riots between Hindus and Muslims. जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली तब महात्मा गांधी जी ने किसी भी जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था उसमें पार्ट नहीं लिया। वो कोलकाता में थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे जो राइट्स यानी कि वहाँ पे दंगे शुरू हो गई थी, लड़ाई शुरू हो गई थी हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच में। ही वॉज सैडेंड बाय द कम्युनल वायलेंस एंड disheartened that the principles of ahimsa, which means non-violence, and satyagraha, which means active but non-violent resistance, that he lived and worked for had failed to bind the people in troubled times. महात्मा गांधी बहुत सुस्त थे उस टाइम पे, बहुत परेशान थे क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल था अहिंसा का यानी कि नॉन वायलेंस का और जो सत्याग्रह था वो लोगों को जब मुश्किल का समय आया तब वो बाइंड नहीं रख सके, यूनाइटेड नहीं रह सका क्योंकि अभी अपन ने ऊपर पढ़ा हिंदूस और मुस्लिम्स में लड़ाई शुरू हो गई थी। गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएड द हिंदूस एंड मुस्लिम्स टू गिव अप वायलेंस। गांधी जी हिंदूस और मुस्लिम्स दोनों को ही समझा रहे थे कि वायलेंस को छोड़ देना चाहिए। हिज प्रेजेंस इन कोलकाता इम्प्रूव द सिचुएशन, और उनकी प्रेजेंस ने इस वर्स्ट कंडीशन को थोड़ा इम्प्रूव किया। गांधी जी's prayer meetings attracted large crowds, but this was short-lived as riots between Hindus and Muslims erupted once again, and Gandhi ji had to resort to a fast to bring peace. गांधी जी की जो प्रेयर मीटिंग्स होती थी उसके अंदर बहुत सी पब्लिक आती थी, पर जो उन्होंने उनका हार्डवर्क था या जिस तरह से उन्होंने लोगों को परसुएट करा है बहुत थोड़े टाइम तक ही रह पाया क्योंकि वापस से कुछ टाइम बाद हिंदूस और मुस्लिम्स में फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसके लिए गांधी जी ने अपने आप को फास्ट पे डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ वो फास्ट पे रहेंगे जब तक ये सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता। नेक्स्ट मंथ ही गांधी जी को दिल्ली मूव करना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे भी फिर वायलेंस शुरू हो गया था। ही वॉज डीपली कंसर्न्ड अबाउट एंश्योरिंग दैट मुस्लिम शुड बी अलाउड टू स्टे इन इंडिया विद डिग्निटी एज इक्वल सिटीजन्स। जो गांधी जी थे उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट के साथ और प्रॉपर राइट्स के साथ यहाँ रहने का अधिकार है, इसलिए उनके साथ भी हमें ढंग से रहना है, प्यार से रहना है। ही वॉज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उनको यह भी फिक्र थी कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा रहेगा आगे, क्योंकि अभी अभी जो ब्रिटिश इंडिया था वो डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में। और जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी तक भी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में, तो उस टाइम तो स्टार्टिंग थी, इस वजह से गांधी जी उस टाइम बहुत परेशान थे कि कैसा रिलेशन रहेगा इंडिया और पाकिस्तान का। ही वॉज अनहैप्पी विथ वॉट ही सॉ एज द इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन नॉट टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू पाकिस्तान। वो बहुत दुखी थे क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन था कि वो जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स उन्होंने किए थे पाकिस्तान को देने के लिए कुछ अमाउंट वो नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से उनको अच्छा नहीं लगा था, जिस वजह से उन्होंने अपनी लास्ट फास्ट रखी थी जनवरी 1948 में। और इस फास्ट का एक बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट हुआ था दिल्ली में भी, जिस तरह से कोलकाता में हमने देखा था कि कंडीशन सुधर गई थी, इसी तरह थोड़ी बहुत कंडीशंस दिल्ली में भी सुधर गई। कम्युनल टेंशंस और जो वायलेंस थी वो भी कम हो गई, मतलब जो दंगे वगैरह चल रहे थे, जो परेशानियाँ थी वो थोड़ी सी कम हुई और कंडीशन थोड़ी सी बेटर हुई। मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली सराउंडेड एरियाज could safely return to their homes. The government of India agreed to give Pakistan its dues. जो मुस्लिम्स में दिल्ली में जो मुस्लिम्स रहते थे वो लोग भी सेफली अपनी जगह पे आ पाए, और जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उन्होंने भी जो पाकिस्तान को उनको जो कुछ ड्यूज़ उनके बाकी थे जो देने थे, उन्होंने भी अश्योर किया कि वो भी जल्द से जल्द वो ड्यूज़ पे कर देंगे। गांधी जी's actions were however not liked by all. Extremists in both the communities blamed him for their conditions. पर गांधी जी के एक्शंस हर किसी को अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो एक बहुत वी कैन से जो कट्टर हिंदू या कट्टर जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने उनकी जितनी भी कंडीशंस थी उनके लिए गांधी जी को ही ब्लेम किया। ही वॉज पर्टिकुलरली डिसलाइक्ड बाय दोज हु वांटेड हिंदूज टू टेक रिवेंज और हु वांटेड इंडिया टू बिकम अ कंट्री फॉर द हिंदूज जस्ट लाइक पाकिस्तान वॉज फॉर मुस्लिम्स। और उनको पर्टिकुलरली वो लोग पसंद नहीं करते थे जो लोग चाहते थे कि जो हिंदूज हैं उनको मुस्लिम से रिवेंज लेना चाहिए, या जो चाहते थे कि इंडिया जो है वो भी एक हिंदू नेशन बने जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम नेशन बना था। दे अक्यूज गांधी जी ऑफ एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान। ये लोग, इनको लगता था कि
जो गांधी जी हैं वो मुस्लिम्स के फेवर में या फिर जो पाकिस्तान कंट्री है बनी थी उसके फेवर में काम कर रहे हैं। गांधी जी थॉट दैट दीज पीपल वर मिसगाइडेड, और गांधी जी जानते थे, उनको लगता था कि ये जो पीपल है इनको सिर्फ मिसगाइड किया जा रहा है, इनको प्रॉपर गाइडेंस मिल ही नहीं रही है। His steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate गांधी जी, और इस वजह से गांधी जी को मारने के लिए बहुत बार कोशिश की गई थी, पर फिर भी उन्होंने जो प्रोटेक्शन था वो लेने से मना कर दिया था, और सबसे मिलते रहे वो, उन्होंने अपनी प्रेयर मीटिंग्स में सबसे मिलना जारी रखा। Despite he refused to accept armed protection and continued to meet everyone during his prayer meetings. Finally, on 30th January 1948, one such extremist, Nathuram Vinayak Godse, walked up to Gandhiji during his evening prayer in Delhi and fired 3 bullets at him, killing him instantly. और 30 जनवरी 1948 को जो एक एक्सट्रीमिस्ट थे नाथुराम विनायक गोडसे, वो गांधी जी की प्रेयर मीटिंग्स में गए, उनको 3 बार उनके ऊपर बुलेट से फायर किया, और इस वजह से गांधी जी की डेथ हो गई थी। दस एंडेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रुथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस। और इस वजह से जो गांधी जी का पूरे इतनी साल की जो जर्नी थी उसके अंदर जो जो उन्होंने प्रैक्टिस किया, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस, ये सब भी उनका सफ़र एंड हो गया। Gandhiji's death had an almost magical effect on the communal situation in the country. Partition related anger and violence suddenly subsided. Organizations like the Rashtriya Swayamsevak Sangh were banned for some time. Communal politics began to lose its appeal. और गांधी जी की डेथ का पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था कंट्री की सिचुएशन इम्प्रूव करने में, क्योंकि जो पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस था वो एक थोड़े टाइम के लिए शांत हो गया था, और इसी तरह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था और अदर जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनको बैन कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए। और ये आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उन तक भी हेल्प पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।